नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिन्हा और स्वागत करती हूं आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कृषि दर्शन। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके बीच लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कई प्रमुख जानकारियां, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं और सफलता की प्रेरणादायक कहानियां। तो चलिए, अब वक्त हो चुका है कृषि समाचार का। नमस्कार, खबरें खेती में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया। अब खबर विस्तार से। ठंड से बचाव के लिए पशुओं की विशेष देखभाल है जरूरी। पौधों की नर्सरी तैयार करने का प्रो ट्रे है बेहतर विकल्प। कंबाइन हार्वेस्टर से खेती में श्रम, समय और लागत तीनों की बचत। ठंड का मौसम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पशुओं में बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जाता है। इनमें जो सबसे आम और खतरनाक बीमारी है वो है निमोनिया। निमोनिया एक सांस संबंधी रोग है जो खासकर छोटे बछड़ों और कमजोर पशुओं को ज्यादा प्रभावित करता है। ठंड के मौसम में जब तापमान गिरता है और पशुओं को ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ता है, तब निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। यह बीमारी पशुओं के फेफड़ों को प्रभावित करती है, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। निमोनिया में पशुओं को तेज बुखार, खांसी, नाक से पानी निकलना, भूख न लगना और सुस्ती जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यदि समय पर इलाज न किया जाए तो यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि पशुपालक किसान भाई जल्द से जल्द अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर पशु का उचित इलाज कराएं। तो निमोनिया बीमारी के लक्षण में आप देखेंगे कि सर्दी, खांसी, जुकाम तो रहेगा ही, साथ में कई बार जो है उसके श्वसन गति काफ़ी तेज़ बढ़ जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि पंजरी जो है पशु का वो मारने लगता है। तो वो निमोनिया का एक लक्षण है। इसके अलावा काफ़ी तेज़ बुखार होना और नाक से जो है मवाद गिरना, नाक से स्राव गिरना, ये सारा आपको जो है जो आपको लक्षण आपको पशु में दिखेंगे। कृषि में आधुनिकता के साथ साथ उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में लगातार नई तकनीकें विकसित हो रही हैं। ऐसी ही एक तकनीक है प्रो ट्रे, जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। खेती की पारंपरिक विधियों की जगह अब आधुनिक तकनीक ले रही है। इन्हीं तकनीकों में से एक है प्रो ट्रे खेती प्रणाली, जिसमें पौधे तैयार करने के लिए विशेष ट्रे या प्लास्टिक प्लेट्स का उपयोग किया जाता है। दरअसल प्रो ट्रे में पौधों की नर्सरी विशेष प्लास्टिक ट्रे में तैयार की जाती है, जिनमें छोटे छोटे छेद होते हैं। हर छेद में मिट्टी या कोकोपीट मिलाकर बीज लगाए जाते हैं। इसके बाद पौधे अंकुरित होकर अच्छे से विकसित होते हैं और फिर इसे खेत में प्रत्यारोपित किया जाता है। इस तकनीक से पौधे न केवल मजबूत और स्वस्थ बनती हैं, बल्कि खेत में रोपाई के बाद जीवित रहने की दर भी अधिक होती है। ये जो हमारा है इसको पोट्री बोलते हैं, और या फिर प्लग ट्रे भी बोल सकते हैं आप, जिसमें हम लोग किसी भी उद्यानिक फसलों के जो बीज होते हैं ना, उन उद्यानिक सब्जियां, उसके बीज, उसका पौधा हम इसमें तैयार कर सकते हैं। अक्सर आप लोग जो हमारा नर्सरी बेड होता है, जो 15 सेंटीमीटर के ऊंचाई पर आप नर्सरी बेड तैयार कर लेते हैं, या फिर समतल ज़मीन पर भी आप नर्सरी की बेड तैयार कर लेते हैं। लेकिन ये जो एक माध्यम है पोट्री का, ये बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें क्या है कि हम मिट्टी के बदले हम इसमें कोकोपीट का प्रयोग करते हैं मीडियम के तौर पर, जिसमें हमारी बीज अंकुरित होती है। मिट्टी में हमें बहुत सारी बीमारियां होने की हमारी संभावनाएं जो होती है ना, वो बढ़ जाती हैं। आलू उत्पादन को नई दिशा देने वाली उन्नत किस्में अब किसानों की पहली पसंद बन रही है। रोसेटा, कुफरी, बादशाह, कुफरी पोखराज और लालिमा आलू के प्रभेद अधिक पैदावार
और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी जाने जाते हैं। इन उन्नत किस्मों के इस्तेमाल से किसान भाई कम लागत में अधिक उपज और बेहतर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी जो आलू के जो हमारे प्रभेद हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे प्रभेद आ गए हैं, जैसे रोसेटा आ गया है, ड्यूअल पर्पस में आ गया है, या फिर हमारा जो अगर बड़ा किसी को चाहिए तो कुफरी बादशाह है, अगर उजला चाहिए बढ़िया छोटे छोटे मझोले आकार के तो कुफरी पुखराज हमारे पास है, लालिमा है लाल कलर में। इसके अलावा हमारे पास जो है नीलिमा भी है हमारे पास। कई तरह के वैरायटीज हमारी आ चुकी हैं, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आ गई हैं, जिनका कि ऊपर का छिलका तो गुलाबी है लेकिन अंदर में जो गुदा जो है वो पीला रंग का है, नीले रंग का है, इस तरह का है। तो इससे जो किस्में हैं उनको जरूर लगावें और इनका आपको बहुत लाभ मिलेगा, मार्केट में इनका अच्छा मूल्य आपको मिलेगा। खेती में आधुनिक यंत्रों ने किसानों की मेहनत को आसान और उत्पादकता को कई गुना बढ़ा दिया है। इनमें से एक है कंबाइन हार्वेस्टर, जो फसल की कटाई, मड़ाई और सफाई का काम एक साथ करता है। यह यंत्र गेहूं, धान, मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए बेहद उपयोगी है। कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई न केवल तेज होती है बल्कि अनाज भी पूरी तरह साफ और दानेदार निकलता है। इससे समय, श्रम और लागत तीनों की बचत होती है और किसान कम समय में अधिक से अधिक फसल काट सकते हैं। किसानों की जीवन शैली और खेती के तरीके में समय समय में बदलाव आता रहा है। सफलता की आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे वैशाली जिले के किसान राजेश कुमार की, जिन्होंने पारंपरिक खेती से हटकर वैज्ञानिक तकनीकों और आधुनिक तरीकों को अपनाकर फूल गोभी की खेती में अपार सफलता हासिल की है। राजेश उन्नत किस्म के गोभी की खेती करते हैं। इनसे न केवल उनकी फसल का बाजार मूल्य बढ़ा है बल्कि उपभोक्ताओं के बीच उनकी गोभी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। नया लाल आलू 3800 से 4000 प्रति क्विंटल, नया सफेद आलू 3650 से 3700 प्रति क्विंटल, प्याज 1700 से 1800 प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, चलते चलते एक नजर मौसम के पूर्वानुमान पर। मौसम विभाग के अनुसार आसमान में धूप खिलेगी और ठंड का एहसास होने लगेगा, विशेषकर सुबह, शाम और रात में। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 29 डिग्री सेल्सियस और 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दर्शकों, आपने सुना कृषि समाचार, जिसमें आज हमने जाना सरकार की नीति, सूचना, सफलता की कहानी, मंडी भाव और मौसम के हाल के बारे में। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे कृषि जगत से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण विषय पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिन्हा। स्वागत करती हूं आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है कृषि दर्शन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे रबी सीजन में कैसे हम बेहतर उत्पादन और पैदावार के उपायों को अपना सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि भारत में
दालों की खेती किसानों की आय का एक प्रमुख स्रोत है, तो वहीं हमारे दैनिक जीवन में प्रोटीन का एक मुख्य साधन भी है। रबी के सीजन में चना, मसूर और खेसारी जैसे दालों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन आखिर किन उपायों के साथ में किसान भाई अपने उत्पादन को और भी बेहतर कर सकते हैं और कैसे अपने आय को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरीय वैज्ञानिक पीके द्विवेदी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि रबी का सीजन है और ऐसे में दालों की खेती में खासकर अगर बात करें तो मिट्टी जो है वो किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं ताकि हमारी जो उपज है वो बेहतर हो सके। जहाँ तक दाल की बात है और ख़ास करके इस मौसम में, तो दाल जो होती है वो सूखा फसल एक तरह से कही जाती है। सूखा फसल मतलब उसको ज़्यादा सिंचाई वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारी ज़मीन जो होनी चाहिए वो वैसी होनी चाहिए जहाँ पर कि जल जमाव की भविष्य में कोई संभावना न हो निकट में, और साथ ही साथ वहाँ पर अगर जल की कभी संभावना भी हो जाए तो वो जल निकास का वहाँ पर आवश्यकता अनुसार व्यवस्था होना चाहिए। और जो मिट्टी होनी चाहिए वो सामान्य होनी चाहिए। दोमट मिट्टियाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं केवाल के तुलना में। हल्की जो बलुआही मिट्टी है, बलुआही दोमट है, वो भी इसके लिए बहुत श्रेष्ठ है। हालांकि केवाल में भी कुछ सावधानियों के साथ में हम इसकी खेती कर सकते हैं। और इसके लिए अभी तो जो नई तकनीकों की हम बात करते हैं तो अब जुताई नहीं हो रही है, बल्कि सीधे जो है इसकी बुआई मशीनों के द्वारा कर दी जा रही है, जिससे कि खेतों में जो संरक्षित नमी है उसका दल की जो फसलें हैं वो ज़्यादा बेहतर प्रयोग कर सकें। अगर हम बात करें सर बीज की, जहाँ से हमारी खेती जो है वो शुरू होती है, तो बीज का जब हम चयन करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम बेहतर उपज कर सकें? जहाँ तक बीज का प्रश्न है तो इस पे इस बात का ध्यान रखना है कि वो बीज हमारे क्षेत्र के लिए अनुकूल हो, और इसके लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हमको अनुशंसित प्रभेदों का ही प्रयोग हमें करना चाहिए। जैसे अगर हम मसूर की बात करें तो मसूर में हमारे पास IPL 316 है, IPL 220 है, इसके अलावा PL 10 है, ये सब किस्में हैं, PL 639 है, ये कुछ किस्में हैं। और पुरानी किस्मों में K75 है, अरुण है। ये जो किस्में हैं वो हमारी जलवायु के लिए ज़्यादा अनुकूल हैं, और थोड़ा आगे पीछे होने पर भी इनकी पैदावार में बहुत ज़्यादा विचलन नहीं होता है। इसमें खास करके IPL 220 जो वैरायटी है ये बहुत नई वैरायटी है, और इसका जो है इसमें हम कह सकते हैं कि ये बायोफोर्टिफाइड है। इसमें कई तरह के पोषक तत्वों की मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा L40-17 है, L40-27 है, ये सब भी 47-17 है, 47-17 है। तो ये सब किस्में जो हैं ये बहुत अच्छी किस्में हैं, इनको हम लगा सकते हैं। चना की बात करते हैं तो हमारे पास BG 202 है, इसके अलावा 2299 है, अवरोधी चना है, सबौर चना 1 है, 2 है, 3 है। तो ये जो किस्में हैं ये सब किस्में हमारे यहाँ इस क्षेत्र के लिए ज़्यादा अनुकूल हैं। जब हम बात करते हैं खेसारी की, तो खेसारी में हमारे पास रतन एक बहुत अच्छी किस्म है, जो कि पहले जो उसमें समस्याएं होती थी वो सब इसमें समस्याएं नहीं हैं। तो इस तरह की किस्में हैं जिनका कि अगर हम चयन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो उत्पादन होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, और वो यहाँ की जलवायु में ये किस्में बहुत अच्छी हैं। तो इन पर हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जैसा कि आपने बीज के चयन पर जानकारी दी, लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से पूरा देश आज आधुनिक होता जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें ज़रूरत है कि हम खेती में भी आधुनिकता अब अपनाएं। उर्वरक प्रबंधन की अगर हम बात करें सर, तो उर्वरक प्रबंधन कहीं ना कहीं आज के वक्त में हमारी खेती को और भी ज़्यादा बेहतर करता है। निश्चित रूप से जी। तो किसान भाई किस तरीके से दालों की खेती में आधुनिक उपाय के साथ में अपनी उपज बढ़ा सकते हैं? जी, बात जब भोजन की होती है तो भोजन एक प्राथमिकता है। अगर हम अच्छे उर्वरक का प्रबंधन करते हैं तो हमारी जो खेती होती है वो बहुत अच्छी होती है, और मौलिक रूप से जो भी दलहनी फसलें हैं उसमें बहुत ज़्यादा नेत्रजन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में उनको थोड़े से नेत्रजन की भी आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि अगर 1 एकड़ की खेती कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 50 किलोग्राम DAP का प्रयोग अवश्य करें। अगर आपके पास राइजोबियम की उपलब्धता कम है, किसी कारण से नहीं है, तो वैसी स्थिति में आप राइजोबियम के अल्टरनेट के रूप में आप उसमें 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया का भी प्रयोग करेंगे। एक और महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसको कि हम लोग कहते हैं गंधक और पोटाश।
तो पोटास का प्रयोग हमको अपने खेतों में निश्चित रूप से करना चाहिए। और अभी जिस तरह से हमारे खेतों में बहुफसली प्रणाली आ गई है और उर्वरकों का असंतुलन हो रहा है, वैसी परिस्थिति में 30 से 32 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ हमें डालना चाहिए और कम से कम 8 किलोग्राम दानेदार सल्फर भी हमको अपने खेतों में डालना चाहिए। आगे की अवस्था में जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उस समय में 40 से 45 दिनों पर उसमें जिंक और बोरन का भी छिड़काव हमें करना चाहिए। चिलेटेड जिंक आता है जिसका कि 200 ग्राम और बोरन आता है 20%, उसका अगर हम 250 ग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें तो ये हमारे खेती के लिए बहुत अच्छा होगा। दर्शकों, जैसा कि हमने जाना कि आधुनिक तरीके से अगर हम उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ अपनी खेती करते हैं तो और भी ज़्यादा आय का जो स्रोत है वो बढ़ेगा और हमारी उपज बेहतर होगी। सर, हम जानना चाहेंगे कि दलहन की खेती के दौरान जो है खरपतवार जो है वो किसान भाइयों के लिए एक बड़ी परेशानी बन जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। इससे कैसे निदान पाया जा सकता है? दलहन में निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि खरपतवार एक बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती है दलहन में। और इस साल जिस तरह का मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिला है तो इस साल और संभावना बढ़ जाती है कि खरपतवार की मात्रा ज़्यादा होगी, ज़्यादा संख्या में खरपतवार हमें खेतों में देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार बारिश हुई है, खेतों में नमी भी पर्याप्त मात्रा में रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम दलहन की बुआई करते हैं तो दलहन की बुआई करने के 60 से 72 घंटे के अंदर हमें पेंडीमिथिलिन नाम की दवा आती है जिसका कि प्रयोग हमको अपने खेतों में करना चाहिए। और इसमें एक चीज़ सावधानी बरतनी है, पहले तो इसकी मात्रा की बात करें तो कम से कम 1.3 लीटर नहीं तो 1.4 लीटर प्रति एकड़ हमें रसायन का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, जो पानी है, पानी का प्रयोग हम लोग कई बार दवा तो सही लेते हैं लेकिन पानी में थोड़ी सी कमी रह जाती है जिसके कारण कि उसका प्रभाव जो है बेहतर देखने को नहीं मिलता है। तो पानी कम से कम 250 से 300 लीटर एक एकड़ में इसमें डालना चाहिए, जिससे कि वो ज़मीन में थोड़ी ज़्यादा गहराई तक जाए। और गहराई तक जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ जो बीज हैं या जड़ें हैं या जो तने हैं जिनसे खरपतवार का जन्म होता है, ये उनको सुला देगा, ये उनको सुसुप्त अवस्था में डाल देगा और ये उनको मारता नहीं, सुसुप्त कर देता है और वो उस मौसम में उनका जमाव जो है रुक जाता है। तो हमारी जो फसल है वो बड़ी हो जाएगी। जब फसल बड़ी हो जाती है उसके बाद में खरपतवारें आती हैं तो उतना ज़्यादा चुनौती नहीं होती है। लेकिन इसके बाद भी कई बार ये देखने को मिलता है कि जब हमारे खेतों में 18-20 दिन हो जाता है तो कुछ खरपतवारें हमारे खेतों में आ जाती हैं, खास करके सक्रिय पत्ती वाली खरपतवारें ज़्यादा आती हैं। तो वैसी परिस्थिति में एक दवा आती है क्विजोलोफॉप इथाइल। तो क्विजोलोफॉप इथाइल जो है इसका हम 400 मिलीलीटर 2 से 3 पत्ती की अवस्था में इसका एक बार पुनः छिड़काव अगर कर दें तो हमारे खेतों में से लगभग सारी खरपतवारें समाप्त हो जाएंगी और फसल बिल्कुल निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ेगी और उनका विकास अच्छा होगा और उनमें आगे चल करके उत्पादन भी बेहतर होगा। सर, अपने उत्पादन को बेहतर करने के लिए किसान भाई जो हैं वो कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार जो है बेहतर चयन ना होने की वजह से जो है हमारा जो उपज है वो भी ख़राब हो जाता है और ऐसे में किसान भाई जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलते हैं। क्या कर सकते हैं इसे लेकर के, कौन से कीटनाशक का इस्तेमाल जो है वो किसान भाई करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि कीटनाशक की समस्या होती है। तो मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जब हम बीज का प्रयोग करने जा रहे हैं तो पहला उपचार तो हम बीज का उसी समय में करते हैं। ट्राइकोडर्मा हार्जियानम या ट्राइकोडर्मा विरिडी इस नाम से जैविक फफूंदनाशक दवा आती है जिसका कि इस्तेमाल हम करते हैं बीजोपचार करने के लिए और इससे हम ज़मीन का भी उपचार करते हैं। तो ज़मीन का उपचार कर देंगे तो उससे ज़मीन में जो पहले से फंगस है, फफूंद है, वो ख़त्म हो जाएगी और बीज उपचार कर देंगे तो बीज भी सुरक्षित हो जाएगा। तो बीज का उपचार करने के लिए कम से कम 8 ग्राम प्रति किलोग्राम सूखा के आधार पर हमें इस ट्राइकोडर्मा की आवश्यकता होती है और खेत में डालना है तो हमको 2 किलोग्राम प्रति एकड़ इसका इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने में थोड़ी सावधानी बरतनी है कि हम खेती करने के 10-15 दिन कम से कम पूर्व इसको कंपोस्ट में मिला करके रख देते हैं, ढक करके छायादार जगह में, और जूट के बोरे से ढक देते हैं जिसमें हल्की नमी हो, और 1 हफ्ते के बाद उसमें हल्का फिर पानी का छींटा दे देते हैं। तो देखेंगे कि एकदम बिल्कुल उजले कलर का एक पूरा जाल बन जाएगा, यानी कि वो जो जीव हैं वो सक्रिय हो गए हैं और उनको हम मिट्टी में मिला करके खेत में अपने इनका उपयोग कर देते हैं। रबी के सीजन में जो किसान दलहन की खेती के लिए तैयारी कर रहे हैं, सर उन किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों मित्रों के लिए एक ही संदेश है, कहा जाता है कि सुक्षेत्रे सुबीजे संपत्ति जायते। तो ज़मीन की अच्छी तैयारी करें, उर्वरक का बेहतर प्रबंधन करें, मिट्टी जांच के आधार पर अगर उर्वरक का प्रबंधन करते हैं तो सबसे अच्छा बात होगा, और अच्छे बीजों का चयन करें, बीजोपचार करें और समय समय पर खेतों का निरीक्षण करते रहें, इस पर विशेष ध्यान दें और फसल को
कतार में लगाएं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि फसलों को हम कतार से लगाएं। आजकल मशीनें आ गई हैं, कतार से लगाएंगे और समय समय पर उनके लिए जो आवश्यक रसायन है उनका अगर प्रयोग करते हैं तो फिर आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी और एक अच्छी पैदावार आपको मिलेगी और निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे। और इनकी जो है मांग बहुत ज़्यादा है और इनकी कीमतें भी बहुत अच्छी मिल रही हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि इस साल एक बहुत अच्छी फसल हमारे राज्य में हो और यह राज्य हमारा आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक इतनी मुख्य जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि हमारे देश में रबी के सीजन में और जहां दलहन की खेती होती है तो वहीं दलहन ना सिर्फ किसान भाइयों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है बल्कि हमारे निजी जीवन में, हमारे भोजन में प्रोटीन का एक मुख्य साधन भी है। रबी के सीजन में चना, मसूर और कई ऐसे दाल हैं जिनकी खेती की जाती है, लेकिन ऐसे कौन से उपाय हैं जिसके साथ हम इसे बेहतर कर सकते हैं, इस विषय पर आज हमने चर्चा किया। आइए देखते हैं एक शॉर्ट फिल्म। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं।
आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए। दर्शकों, आज के अंक में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति सिन्हा को दीजिए इजाजत। पर आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।